की सोच होना चाहिए कि एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार, हम एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार की संकल्पना करते हैं जो राष्ट्र हित में काम करे, जो देश हित में काम करे। अभी भी महिलाएं रात 12 बजे निकल सकती हैं, क्यों नहीं निकल सकती हैं? आप लोग देखते होंगे, बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल सेट किया है इस सरकार ने। अगर आपको विकसित भारत बनाना है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपको युवाओं को लेना होगा। जो युवा अग्निवीर में जाएंगे 4 साल में वेल ट्रेंड हो जाएंगे, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। अरे बंदूक चलाने से देश मजबूत नहीं हो जाएगा, लेकिन उनका मानसिक स्तर कितना मजबूत हो जाएगा जब 4 साल देश की सेवा करके आएंगे। जब कोरोना काल था तो क्या डॉक्टर देश की सेवा नहीं करते थे? नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम अपनी चुनावी पड़ताल लेकर पहुंचे हैं इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। प्रयागराज इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर राजनीति के कई दिग्गज निकले, कई प्रधानमंत्री निकले, और जब प्रधानमंत्रियों की बात आती है, जब देश के मुद्दों की बात आती है, तब ऐसे में उसके जो कोर को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और कोर को समझने के लिए हम पहुँचे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ऐसे में जब यहाँ के छात्रों से हम बात करेंगे तो जाहिर है वो हमें जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो विपक्ष की नीतियां हैं, किस तरह से वो मुद्दों को रख रहे हैं, या सरकार जिन मुद्दों को चला रही है, जिन नीतियों को चला रही है, वो कितनी बेहतर है और कितनी बेहतर होनी चाहिए, ये कितनी ख़राब है, उन्हें अगर विस्तार से और बेहद ठीक से समझने की कोशिश की जाए तो मुझे नहीं लगता कि छात्रों से बेहतर और कोई हो सकता है, वो भी उन छात्रों से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों से जहाँ से कई प्रधानमंत्री निकले हों। यहाँ पर जो छात्र यूनियन रहा है, उनकी कई लोगों ने जो संगठन चलाए हों, तमाम तरह के छात्र यहाँ पर हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि देश की राजनीति के बारे में वो क्या सोचते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुद्दों के बारे में वो क्या सोचते हैं, किस तरह से सुधार होना चाहिए, किस तरह से चीज़ें पहले से बेहतर हैं। क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम गौरव गोंड है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र। गौरव साहब, आप वोटर हैं? जी बिल्कुल वोटर हैं। अगर मैं आपसे सीधा पहला प्रश्न यही पूछूंगा कि जब आप वोट करने जाएंगे तो इस बार आपके जहन में मुद्दे क्या हों? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और शिक्षा रोजगार जो है यहाँ देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने का कार्य करेंगे। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी, अगर थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करने की हम बात करें, ठीक है, क्योंकि जब आप महंगाई की बात करते हैं तो सरकार कहती है कि महंगाई बढ़ी है लेकिन लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, इस तरह की बातें रखी जाती हैं। अगर आप इसे विस्तार से समझाइए कि आप अगर महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर है आपके जहन में गैस सिलेंडर होगा, तेल, दाल, पेट्रोल, ये सारी तमाम चीज़ें आती होंगी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। या आपके स्तर से किस तरह से आप महंगाई को समझते हैं? जी देखिए, सरकार बिल्कुल सही कहती है कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है, लेकिन आमदनी किसकी बढ़ी है सरकार ये नहीं बताती है। आमदनी बढ़ी है पूंजीपतियों की बढ़ी है, जो बिजनेसमैन जो इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरह चंदा देते हैं, और सारा जितना घोटाला करने वाले लोग हैं इनको चंदा जो देते हैं, उनकी आमदनी बढ़ी है। और जो महंगाई बढ़ी है, महंगाई आटा, गेहूं, चावल जो भी बढ़ा है, खाने के दाम बढ़े हैं। आज तक देखेंगे 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, लेकिन कभी भी कोई भी सरकार, जितनी भी सरकार आई है, कोई भी सरकार दाल, चावल, आटा, गेहूं, चीनी पे टैक्स नहीं लगाई है। ये सरकार आटा, गेहूं, चावल, चीनी पे टैक्स लगा दे रही है। शिक्षा जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा फ्री होना चाहिए। देश में सबसे बड़े टैक्स जो सरकार लेती है, दूसरे नंबर पे ये शिक्षा पर सबसे ज़्यादा टैक्स, 18% जीएसटी शिक्षा पे ये लोग लेते हैं। और प्रधानमंत्री जी बात करते हैं सबको समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार कैसे होगा जब 18% आप जीएसटी लेंगे? गरीब बच्चों के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छी शिक्षा ले नहीं पाएंगे, इनसे सवाल नहीं कर पाएंगे। ये लोग चाहते हैं सारे लोग अनपढ़ रहें, इनसे सवाल न करें। सवाल पूछने वालों को ये लोग जेल में भेज दे रहे हैं। आप देखिए विपक्ष के सारे नेताओं को कैसे, किस प्रकार से जेल में, जो कि अमेरिका जैसे लोग, अमेरिका से राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री जो भी आते हैं, दिल्ली के स्कूलों का भ्रमण करते हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, उनको 1 साल से अधिक ऊपर हो गया, उनको जेल में डाल रखा है। अपने ये उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कौन सी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो कि कोई भी दूसरे राष्ट्र के लोग आते हैं तो उत्तर प्रदेश के क्यों नहीं स्कूल घूमते हैं, क्यों दिल्ली का कोई स्कूल घूमते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में भेज दे रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री को ये लोग जेल में भेज दे रहे हैं। अब देश में क्या चल रहा है बताइए? देखिए, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जेल भेज दे रहे हैं, लेकिन एक तरीका ये कहता है कि 9 या 10 समन मिलने के बाद मुख्यमंत्री को पेश हो जाना चाहिए। जो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी छोटा नेता हो, ठीक है, वो कानून के दायरे से बाहर नहीं होता है। अगर आप पाक साफ हैं तो आप कोर्ट में या ईडी में जहाँ से भी आपको सामान आ रहा है वहाँ पर पेश होइए, अपनी बात को रखिए, बात को साफ करिए, उसके बाद फिर खुला घूमिए। लेकिन आप जब पेश ही नहीं होंगे तो ईडी का कर्तव्य क्या बनता है कि आपको गिरफ्तार करेगी ही करेगी। आपको भी तो कानून के दायरे में रहना पड़ेगा साहब। आपको अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, मान लिया विपक्ष में हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सबसे बड़े हो गए हैं। आपको भी पेश होना पड़ेगा अगर आपको समन आ रहे हैं।
देखिए समन ये लोग किसको भेज रहे हैं? समन उसको भेज रहे हैं जो ईमानदार है, जो काम करना चाहता है देश के प्रति। जहाँ विपक्ष की सरकार है समन उनको है। इनके पार्टी में इतने भ्रष्ट नेता हैं, दरअसल आपकी बात हम यहाँ पर इसलिए रोकेंगे क्योंकि किसी चीज़ का मूल्यांकन हम ईमानदार होने से नहीं कर सकते, क्योंकि जो कानून होता है वो कागज़ मांगता है, कानून होता है वो एविडेंस मांगता है। तो अगर एविडेंस के तहत किसी को समन भेजे जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री को पेश होकर के वहाँ पर अपनी बात को साफ कर देना चाहिए। खैर इस पर हम आगे बात करेंगे आपसे। क्या नाम हुआ आपका? जी मैं प्रियांशु विद्रोही। प्रियांशु विद्रोही, जी जी किस चीज़ का विद्रोह कर रहे हैं? विद्रोह हम सरकार की नीतियों का कर रहे हैं। सरकार के भ्रष्टाचार पूर्ण जो यहाँ के नेता हैं, जो इस पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो जितना बड़ा घोटालेबाज, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा वो भारतीय जनता पार्टी में आकर के उतना बड़ा पदाधिकारी बन जाएगा। आप महाराष्ट्र से गिनना शुरू करिए, नारायण राणे को लीजिए, अजीत पवार को लीजिए, फिर चलिए असम में चलिए हिमंता बिस्वा शर्मा को लीजिए, फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में आइए सरकार बदली ओपी राजभर को लीजिए, दारा सिंह को लीजिए, मध्य प्रदेश में चलिए सिसोदिया साहब को लीजिए। मतलब तमाम ऐसे लोग जो ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही है कि जो विपक्ष में रहे उसको बताइए कि भ्रष्टाचारी है, चोर है और देश के लिए जो है नुकसानदायक है। सवाल मैं बीच में कर दे रहा हूँ आपसे। आपने अजीत पवार का नाम लिया और ओपी राजभर का नाम लिया। अब थोड़ा सा बस ये बता दीजिएगा कि अभी भी अगर अजीत पवार मान के चले विपक्ष में होते, ठीक है, और तब उन पर ईडी की रेड पड़ती तो क्या वो सही होते? अभी तो वो भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। ओपी राजभर अगर समाजवादी पार्टी की तरफ होते तो क्या वो ठीक होते, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते ही वो खराब हो? देखिए चाहे जो जिसकी तरफ हो, अगर किसी ने गलत किया है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है, किसी ने लूट मचाई है तो वो गलत है, वो चाहे जिस पार्टी का। पार्टी के बायस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है, लेकिन इनकी दुर्भावना देखिए। क्योंकि जो गलत करता है वो तुरंत पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम गलत करके विपक्ष में रहेंगे तो हमारे यहाँ रेड पड़ जाएगी। जो ईमानदार हैं वही विपक्ष में बचे हुए हैं, और उन ईमानदारों को क्योंकि उन्होंने कोई गलत किया नहीं है तो वो पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो उनको किस तरह से तोड़ा जाए, जबरदस्ती डराया जाए, जबरदस्ती धमकाया जाए, इस तरह के प्रयास अब ये कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनूप यादव, मैं स्नातक का छात्र हूँ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो आप भी वोटर होंगे। यस। अब इस बार जब वोट करने जाएंगे तो जहन में मुद्दे क्या होंगे, और इसे बताइएगा इसके साथ कि जब पिछली बार आप वोट करने गए होंगे तब जहन में क्या मुद्दे थे और वो मुद्दे पूरे हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो अब उनमें क्या आप जोड़ना चाहेंगे या इस बार क्या देखना चाहेंगे? अगर कुछ पूरे हुए हैं तो उन्हें भी बताइएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र पिछली बार 19 का चुनाव करा या स्टेट विधानसभा का चुनाव 22 करा, वो बस एक जुमला बाज रहा है। कोई संकल्प पत्र उसे नहीं कर सकते। कोई एक कार्य जो उनके संकल्प पत्र में रहा जमीन पर किए हैं, कोई भी कार्य नहीं किए। और सबसे बड़ा हम लोग युवा हैं, और युवाओं का सबसे बड़ा रोजगार और शिक्षा हम लोग का मुद्दा होना चाहिए। हम लोग रोजगार देख लीजिए, चाहे केंद्र लेवल तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, उत्तर प्रदेश में जो भी हैं लीक चल रहे हैं, यहाँ के सारे आयोग लीक आयोग हो चुके हैं। और आप बात करें महंगाई की, महंगाई में आप कह रहे हैं कि लोगों की इनकम बढ़ी। आप बता दें कि पर कैपिटा इनकम कितनी है हाँ यहाँ के लोगों की। और बात करें डॉलर का, देख लीजिए कहाँ से 14 में क्या डॉलर था और इस टाइम 86 रुपये डॉलर पहुँच गया, 56-86 पहुँच गया। आप इससे अंदाजा किसकी इनकम बढ़ी है? आपसे इसे करें पूंजीपतियों की इनकम बढ़ी है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो कंपनियां का टर्नओवर 2 से 2-3 करोड़ रुपए है, उनका वो देखिए कि लोग इलेक्टोरल बॉन्ड कितने खरीद रही है। और इनको देखिए बीप कंपनियां जैसे ये पूरे राष्ट्र में हमारे ये अपने आप को देशभक्ति, राष्ट्रवादी और हिंदूवादी छवि बनाते हैं, हिंदुत्व का चोला बांधते हैं। लेकिन ये सोचे कि बीप कंपनियों का ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदे बीप कंपनी, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बीप कंपनी का खरीदने का मतलब? हाँ, ये बीप का कारोबार कर रहे हैं, इनकी मिली भगत से हो रही है। और सबसे बड़ी मुद्दा, हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं और विश्वविद्यालय में कहेंगे कि विश्वविद्यालय में आप देखिए कितने डिपार्टमेंट के पिछड़े समाज के आते हैं, दलित समाज से आ रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज से आ रहे हैं। यहाँ पर सभी छात्रावास है, इसमें देखिए कितने पीडीए, एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए की लकीर खींची। देखिए सभी छात्रावासों के सुपरिटेंडेंट क्या एक भी पीडीए हैं? एक भी पीडीए हैं? वार्डन एक भी पीडीए का फुल फॉर्म बताइएगा जरा। पिछला दलित अल्पसंख्यक। आपसे यही इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था कि जब आप पिछला दलित अल्पसंख्यक बोलते हैं तो अगड़ों को क्यों छोड़ देते हैं? देखिए हमारी पार्टी अगड़ों को नहीं, हमारी पार्टी कोई 85 और 15 की लड़ाई नहीं लड़ी है। हमारी पार्टी सदैव 10 और 90 की लड़ाई लड़ी है। हमारी पार्टी में रहा है जो शोषित वर्ग है 90 और 10 वर्ग जो आगे हैं, गरीबी और अमीरी की हमारी पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ी है। तो अगड़े को छोड़ नहीं रहे, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, हमें समाजवादी का मतलब कि सभी लोग समाज में एक बराबर लाना है। जो शोषित वर्ग है उसे हम बढ़ाकर समानता लाना चाहते हैं, इसलिए उनके हक की बात करते हैं। हम किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, हम अगड़े को छोड़ नहीं रहे हैं।
बस शोषित वर्ग है जिनको हक दिलाने, हम पीढ़ियों को हक दिलाने की बात कही गई है। और कोई बात कही है तो बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार हुआ। क्या करते हैं यहाँ इलाहाबाद? मैं द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ, स्नातक का। सर एक बात बोलूँ आपको, थोड़ा देश की सीमा पर भी चर्चा कर ली जाए। हमारी देश की सीमा सर आज सिकुड़ रही है। चाइना क्या करता है, हिमाचल के पास वाला जो क्षेत्र है उसका नामकरण कर देता, नया नाम कर देता है। पर हमारे एस जयशंकर साहब से पूछा जाता है कि इसके विषय में आपको क्या कहना है, तो एस जयशंकर कहते हैं कि नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज करने से क्या होगा, वो क्षेत्र हमारा। एक बात बताइए, हम आपके घर का नाम चेंज करेंगे कब चेंज करेंगे? जब आपके घर में हमारा कुछ कब्जा होगा तब हम आपके घर का नाम चेंज करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अगर नहीं कब्जा होगा फिर भी चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे? मारेंगे, भगाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एस जयशंकर साहब एकदम क्लीन बोल्डिंग से कह रहे कि नाम चेंज कर देने से क्या होता है उस क्षेत्र का, पर ऐसा नहीं करना। अरे रेजांगला क्षेत्र है सर, उसको भी छीन लिया गया। मतलब हमारी देश की सीमा संकुचित हो रही है, बढ़ नहीं रही है, ब्रॉड नहीं हो रही है। इस पर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है बस। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस समय है मौजूदा वक्त में, वो आरोप लगाती है कि जिस आप चाइना बॉर्डर का जिक्र कर रहे हैं, लद्दाख के करीब है ना, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो कहती है कि दरअसल ये जो समझौते हुए थे, जो ज़मीन देने के समझौते हुए थे, कांग्रेस के वक्त में हुए थे और तब ज़मीन गई थी, जबकि हम तो उसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमेशा दावा किया जाता है सरकार की ओर। सरकार से दावा किया जाता है पर उस पर काम तो कहीं नहीं किया जा रहा ना सर। 10 वर्षों से कहा जा रहा है कि पीओके हमारा होगा, बाकी जितना भी छीना गया आइलैंड वगैरह सब हमारा होगा। पर सर यहाँ पर सिर्फ बीजेपी की जुमलेबाजी चलती है। बीजेपी की यहाँ पर सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। धरातल लेवल पर कोई मतलब एक बात देख लीजिए सर, हमारा सीमा संकुचित हो रहा है, बस इसका मतलब कहते हैं असंतोषजनक व्यवस्था फैली हुई है लोगों में। खुला मंच है, आप जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, जिस मुद्दे पे आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, कोई भी। पहली चीज़ तो जो आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं, मैं थोड़ा सा उससे शुरू करके फिर इनकी नीतियों पे आता हूँ। जो आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि नेहरू ने या कांग्रेस के समय में समझौते हुए थे। जब 2014 के चुनाव में जनता ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया तो क्या इसलिए दिया था कि नेहरू की कमियाँ गिनाएं? क्या इसलिए दिया था कि कांग्रेस की कमियां गिनाएं? हम कांग्रेस से असंतुष्ट थे, कांग्रेस की नीतियों से खुश नहीं थे, हमने कांग्रेस को हटाया। लेकिन आपको इसलिए तो नहीं ले आया था कि आप आकर के बताएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमारे पुरखों से कोई गलती हुई है, मान लीजिए हमारे पुरखों से कोई घर बनता है गाँव में, अगर छत नीची रह जाती है, पिताजी घर बनवाते हैं, छत नीची रह जाती है, तो जब लड़के पढ़ लिख के आगे जाते हैं, समाज में जाते हैं, जब देखते हैं तो आते हैं, सुधरवाते हैं, तोड़वा के ऊपर नई छत बनाई जाती है। तो आपके हाथ में सत्ता है ना, अब आप लीजिए, पीओके लीजिए और जो चाइना ऑक्यूपाइड जो लद्दाख का हिस्सा उसको लीजिए। आप बस ये बता रहे हैं कि नेहरू ने ये दे दिया, नेहरू ने वो दे दिया, कांग्रेस ने ये दे दिया, हमने इसके लिए तो आपको नहीं चुना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नीतियों की आप बात कर रहे थे। मैं एक नीतियाँ 2014 से आपको क्रमशः गिनाता हूँ। इनकी उज्ज्वला योजना लीजिए। उज्ज्वला योजना में इन्होंने क्या कहा कि हर माताओं बहनों की आंख से आंसू देख करके धुएं से हमारा हृदय द्रवित हो गया है, हम गैस सिलेंडर देना चाहते हैं। आप बताइए आज की स्थिति में आप आंकड़े ले लीजिए, उज्ज्वला गैस सिलेंडर के कितने सिलेंडर भराए जा रहे हैं। एक बार आपने सिलेंडर दे दिया, वो सिलेंडर आज कूड़े की तरह घर के कोने में पड़े हुए हैं और माताएं बहनें उसी तरह से आज धुएं में जो है अपना जीवन बिता रहे हैं। उसी तरह देखो, एक इसमें मैं एक बात रख देना चाहता हूँ कि अगर आपको याद होगा, पहले 2014 से पहले, अगर इस सरकार की बात कर रहे हैं, थोड़ा और पहले अगर जाएंगे, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो सिलेंडर जब लेना होता था तो आपको याद होगा घर में लोग बोलते थे कि भाई जल्दी उठ जाओ, सिलेंडर की लाइन में लगना होगा। ये आपको बात याद होगी, है ना। और सुबह वही 2:30-3 बजे पहुंच जाते थे, उसके बाद लाइन में लगते थे, तब जाकर कहीं बहुत देर में नंबर आया करता था। अब वो व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं, ठीक है। महंगाई बढ़ी है क्योंकि वक्त के साथ महंगाई बढ़ती है, लेकिन वो व्यवस्थाएं बेहतर हुई। आप कह रहे हैं वक्त के साथ महंगाई बढ़ती है, हम लोग भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स का ये नियम है कि महंगाई अगर 15 से 20 साल में चीज़ों के दाम दोगुने हो रहे हैं तो ये आदर्श महंगाई है, क्योंकि 15 से 20 साल में ऐसा माना जाता है कि जो लोगों की प्रतिव्यक्ति आय है वो बढ़कर दुगनी हो जाती है। अगर 15 से 20 साल में चीज़ों के दाम दोगुने हो रहे हैं तो ठीक बात है। आप बताइए, आज़ादी के 60 साल बाद से लेकर के, मतलब आज़ादी से लेकर के अभी तक में सिलेंडर का दाम 400 आने तक में 60 साल लग गए और ये महज 10 साल में उसको 400 से 1200 पर लेकर चले गए। आटे का स्थिति क्या है, दाल की स्थिति क्या है, चीनी की स्थिति क्या है, हर चीज़ की आप देखिए। उसके बाद ये कहते हैं कि ये युवाओं को हम लोन देंगे। बताइए, जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके सरकार में आए थे, वो सरकार में आने के बाद कह रहे हैं कि आप अपना सड़क के किनारे पकौड़ा तलने का ठेला लगाइए, कढ़ाई खरीदिए, उसके लिए हम लोन देंगे। युवा स्वरोजगार लोन, युवा स्वरोजगार से आप लोन लीजिए और कढ़ाई खरीदिए, ठेला खरीदिए, सड़क के किनारे पकौड़ा तलिए। जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करके आए थे वो ये बात कह रहे हैं। जिस देश में बताइए शिक्षा को मुफ्त होना चाहिए था, उस देश में आज एजुकेशन लोन की व्यवस्था
ये कह रहे हैं कि हम एजुकेशन लोन दे रहे हैं, आप लीजिए यूक्रेन में पढ़ाइए, विदेशों में पढ़ाइए अपने लड़कों को। बताइए, जिस सरकार को शिक्षा मुक्त करनी चाहिए थी वो सरकार आज एजुकेशन लोन दे रही है। ये कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत जब विश्व गुरु था तो क्यों था? क्या इसलिए था कि यहाँ के राजा बहुत महान थे? क्या इसलिए था कि यहाँ धन धान्य बहुत था? क्या इसलिए था कि यहाँ मसालों की खेती बहुत होती थी? मान रहे ना भारत विश्वगुरु था कभी? बिल्कुल था, बिल्कुल था, लेकिन वो विश्वगुरु इसलिए नहीं था। वो विश्वगुरु था अपनी बौद्धिक परंपरा के कारण, वो विश्वगुरु था अपनी चेतना के कारण, वो विश्वगुरु था अपनी शिक्षा के कारण। और आज आप शिक्षा का स्तर गिरा करके भारत को विश्वगुरु कैसे बना देंगे? विश्वविद्यालयों की फीस लगातार आप बढ़ाते जा रहे हैं। जेएनयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे जहां सबसे अधिक गरीब तबके के छात्र आते थे, आप उसको गलघोटिया के बराबर, लवली यूनिवर्सिटी के बराबर, एमटी यूनिवर्सिटी के बराबर उसकी फीस कर दे रहे हैं। जब यहाँ छात्र पढ़ ही नहीं पाएगा, उनमें बौद्धिकता बन ही नहीं पाएगी, उनकी चेतना बन ही नहीं पाएगी, आप कैसे देश को विश्वगुरु बना देंगे? क्या आप अनपढ़ों का जो है विश्वगुरु देश बनाना चाहते हैं? आप ऐसा देश बनाना चाहते हैं, ऐसे विश्वगुरु देश को बनाना चाहते हैं इसमें लोगों के पास तर्क करने की क्षमता न हो, लोगों के पास अपने अधिकार के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता न हो। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आंदोलन करते हुए छात्रों के ऊपर 35 मुकदमे लाद करके और अब यहाँ के कमिश्नर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने की नोटिस उनको दे रहे हैं, इसी विश्वविद्यालय के छात्रों पर। बताइए, माने जो अपने अधिकार की बात करे, जो अपने जो है हक और हुकूक की आवाज उठाए, उसको आप जेलों में डाल दीजिए, उसके ऊपर मुकदमे लगा दीजिए, उसको गुंडा बता दीजिए, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार बोलती है कि हमने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया है, और फिर जब आप लोग खुलेआम प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर सरकार कार्रवाई तो करेगी ही। जब ये सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, कितनी सुरक्षा है आप देख सकते हैं। यही गृह मंत्री जाकर के उत्तर प्रदेश में आकर के इन्होंने भाषण दिया था कि यहाँ की बेटियां 12 बजे रात गहने पहन करके सड़क पर चल सकती हैं। हकीकत क्या है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं, आज निकल नहीं सकती, पहली चीज। दूसरी, जब आपने खुले में प्रोटेस्ट करने कही, कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये लिखा है कि आप अपनी बात के लिए धरना और प्रदर्शन नहीं कर सकते? गांधीवादी तरीके से हमने यही 3000 दिन आंदोलन, छात्र संघ बहाली और फीस वृद्धि को लेकर के चलाया, लेकिन उसका ये दमन करें। अरे भाई, हम आपकी नीतियों से असंतुष्ट हैं तो क्या लोकतांत्रिक देश में हमको अधिकार नहीं है कि हम अपनी बात रख दें? हैं? और उसके बाद ये जब फिर से मैं आता हूँ कि राशन की बातें कर रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हम देश ने हमने जो है देश की गरीबी रेखा से जो नीचे लोग थे उनको गरीबी रेखा से ऊपर पार कराया है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा जुमला है। जिस देश के 80 करोड़ लोगों को सरकार द्वारा दिए गए राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा हो, वो कैसा सशक्त देश है और कैसे उस देश के सशक्त नागरिक हैं। किस तरह, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, किस तरह तेरी इबादत पे हो जाऊँ मैं फना, हमने मांगी नौकरी और तूने दे दिया राशन नमक चना। चलिए क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र। सत्येंद्र जी, आप वोटर हैं कि नहीं हैं? चलिए, फिर भी चीज़ों को समझते होंगे, छात्र हैं, तो अगर आपसे पूछें कि कुछ अभी इन्होंने राशन की बात की और बोले कि राशन गरीबी का एक पर्याय होता है कि अगर वो राशन दिया जाए, इस तरह से इन्होंने बात की। लेकिन सवाल ये है कि जो गरीब हैं वो आज से नहीं हैं, वो 2014 से जब से सरकार आई है ये तब से नहीं है, या जब 1998 में या 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तब से नहीं है। ये गरीबी बहुत पहले से है। अब अगर उसे कुछ कम करने के लिए राशन दिया जा रहा है, राशन वितरण किया जा रहा है ताकि लोग भूखे ना सोएं, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है, लेकिन पहले भी गरीबी थी और गरीबी अभी भी है। जब देश का विकास हुआ तो गरीब का विकास क्यों नहीं हुआ? और रही बात, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आमदनी बढ़ी है, तो आमदनी पूंजीपतियों की बढ़ी है। अगर आसमान में जाएंगे सीपोर्ट अडानी का है, समुद्र में वो आसमान में जाएंगे तो एयरपोर्ट अडानी का है, समुद्र में जाएंगे सीपोर्ट अडानी का है, धरती पर आएंगे ट्रेन अडानी की है, रोड अडानी का है, सब अडानी का है। गरीब का है क्या? गरीब का कुछ नहीं। जी बिल्कुल, गरीब का कुछ नहीं। अभी जब से हम लोग देख रहे थे, जब तक 2014 से पहले कोई भी सरकार होती थी, हम लोग ट्रेनों में सफ़र करते थे, बसों में सफ़र करते थे, उसकी भाड़े कितना, किराए कितने हुए करते थे। अभी से देख लीजिए आप, किराया, बस का किराया कितना है, 4 गुना 6 गुना ऐसे बढ़ा दिया जा रहा है। भाड़ा ऐसे बढ़ाया जा रहा है, जनता को पता नहीं चल रहा है। जब टिकट कटवाते हैं तो उस पर पता चलता है कि ये 10% 15% GST सरकार इस पर अलग से ले रही है। और आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहेंगे, ट्रैवल करने के लिए आप सुविधा नहीं है, ट्रेनों की सुविधा नहीं है, ट्रेन बंद करा दिए जा रहे हैं। किसी राज्य में चले जाएंगे तो बस एक ट्रेन चलने की सुविधा है, जो कि हफ्तों भर आती जाती रहती हैं। उसके बाद देखेंगे आप महंगाई जो कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। यूपी में देख लीजिए, अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अभी 60 लाख वैकेंसियाँ आई थी यूपी की, क्या हुआ उसमें? पूरी भर्ती प्रक्रिया लीक करा दी सरकार। 2017 से 2024 तक में 17 पेपर ऐसे थे जो लीक करा दिए गए और दोबारा से कराए नहीं गए। युवाओं का भविष्य क्या जा रहा है? उम्र बढ़ती जा रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है। पकौड़े तलेंगे युवा, BSc करेंगे, उसके बाद MSc करेंगे, IIT करेंगे, उसके बाद ये पकौड़े तलने का तो शिक्षा लेते नहीं है। जो युवा शिक्षा पे इतना पैसा खर्च करेगा, 18% GST दे के शिक्षा लेगा, और उसको सरकार कहती है कि आप जाइए पकौड़े तलिए रोड किनारे, वो भी रोजगार है। ऐसा कोई रोजगार होता है? जो इंसान चाहता है कि हम लोग इज्जत की नौकरी करें और सरकारी नौकरी में अपना भागीदारी निभाएं, सरकार को कुछ करें, सरकार को कुछ दें अपने, उसके बाद वो कहते हैं पकौड़े तले। ये पकौड़ा तलना कोई रोजगार है? बताइए। क्या नाम हुआ साहब?
आशुतोष मौर्य। ये बोल रहे हैं पकौड़े तलना रोज़गार नहीं हुआ है ना, लेकिन अभी बात रखी गई थी शिक्षा पे और बात रखी गई थी महंगाई पे। तो महंगाई बढ़ी है, लेकिन सरकार के दावे होते हैं कि आमदनी भी लोगों की बढ़ी है, पहले से बेहतर हुआ है। राशन वितरण पर बात हो रही थी, ट्रेन की बात हो रही थी। ट्रेन में इन्होंने बोला कि अब लोगों मतलब टिकट बढ़ गया है, बस का टिकट बढ़ गया है। लेकिन आपको चीज़ें याद होंगी कि जब पहले टिकट कभी किसी ट्रेन से जाना हुआ करता था, कुछ इमरजेंसी हुआ करती थी, तो ट्रेनें 24-24 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लेट हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ उनका समय भी ठीक हुआ है। यानी कि अगर आप कुछ काम इमरजेंसी में करना चाहते हैं तो ट्रेनों की सुविधा है, आप वक्त से जा सकते हैं। हालांकि अगर वक्त बढ़ा है तो ट्रेनों का किराया उतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा। कुछ ट्रेनें हैं मात्र जिनमें सुविधा बहुत ज़्यादा बेहतर दे दी गई हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें है ना, उसमें बहुत ज़्यादा किराया है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी की ट्रेनें हैं उसमें भी किराया, अगर आप नॉर्मल जाइए तो 150-187 रुपये इतना किराया लगता है। पहले भी कुछ ऐसे ही लगा करता था, 80-85 रुपये। तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसे आप किस तरह से? जैसे आप अभी वंदे भारत का किए हैं, तो वंदे भारत देखिए, गरीब तो उसमें जा नहीं सकते, उसका इतना भाड़ा है कि उसमें जो है कि जितने अमीर व्यक्ति हैं वही उसका पता था आप एक ही ट्रेन को पकड़ेंगे, इसीलिए मैंने नाम लिया था, ठीक है। लेकिन मैंने बाकी ट्रेनों की भी बात करी कि हाँ, एक मिनट, और पहले से चीज़ें बेहतर हुई हैं। क्या बोलते हैं, जो वक्त है वो अब कम लगता है, पहले बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। आपको ये चीज़ें पता होंगी, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो जैसे देखिए, डेवलपमेंट के लिए सरकार जैसे मतलब आगे बढ़ती है, चीज़ें 2014 के पहले भी थी, जो है कि जब इनके नीतियों सभी संतुष्ट थे तभी जो है बीजेपी सरकार को लाया गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब भाड़ा इस हिसाब से बढ़ा दिया जाए कि एक गरीब जो है कि कहीं जाने के लिए सोचे। और रही बात आप राशन की जो कर रहे थे, तो राशन इसके पहले भी मिलता था, जो कि एक गरीब व्यक्ति 200 से 250 रुपये पर मंथ देकर राशन लेता था। राशन तो आप फ्री कर दिए 200 से 250 का, लेकिन आप दाल, तेल और जितने भी है, पेट्रोल, गैस इतना महंगा कर दिए कि आपको बता दें, अगर आप सरसों का तेल महीने में 4 लीटर अगर आप यूज कर रहे हैं, जो 60-70 रुपये लीटर था, वो आज 200 रुपये लीटर पहुंच गया है। आप 4 लीटर तेल यूज करेंगे तो राशन का दाम वैसे चला गया। गैस का भी छोड़ दीजिए, गैस तो ऐसे 700-800 रुपये महंगा हो गया पहले की अपेक्षा, सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये राशन बस चुनावी मुद्दा बना दिया गया है, जबकि राशन इसके पहले भी मिलता था, 200 से 250 ही चार्ज पड़ता था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज पांडे है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA 2य वर्ष का छात्र हूँ। आप वोटर हैं? जी। इस बार वोट करने जा रहे हैं, तो फिर क्या जहन में मुद्दे होने वाले हैं? किस तरह से वोट करेंगे? किन नीतियों पर प्रहार करने वाले हैं? कुछ नया चाहिए या जो पुराना था वही बेहतर? हम एक युवा हैं और युवाओं की सोच होना चाहिए कि एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार की, हम एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार की संकल्पना करते हैं जो राष्ट्र हित में काम करे, जो देश हित में काम करे, ना कि देश को तोड़ने में काम करे, देश को विभिन्न जातियों में तोड़ने में काम करे। इसलिए हम जो देश को जोड़ने में, देश को एक सूत्र में बांधने का काम करे, ऐसी राष्ट्रवादी सरकार की संकल्पना करते हैं। और लगातार जो 2014 के बाद जो सरकार आपके सामने है, जैसे 370 का मुद्दा ले लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, ये राष्ट्र सरकार को, वो सरकार राज्य के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम जो सरकार करेगी, हम उसी के साथ खड़े हैं। आपको लगता है, एक सेकंड, अब राम मंदिर और जो अभी 370 का नाम आपने लिया, तो अगर ये सरकार कर रही है तो ये बेहतर नहीं है? ये देश के लिए ज़रूरी नहीं है? देश के लिए बहुत आवश्यक है। राम मंदिर का मुद्दा हो, उससे एक ज़रूरी नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम में जो लोग कह रहे हैं कि बंटवारा हो रहा है, लोग सरकार बांट रही है, सरकार धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन जो एक पक्ष के लोग हैं उनको एकत्र होने का, जैसे बहुत सारी सरकारों ने आके जातियों में बांट दिया, तो एक राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, उससे लोग हिंदू हों चाहे मुस्लिम, वो एक सूत्र में बनने का काम किए हैं। युवाओं की सोच ही ऐसी होनी चाहिए कि ना कि परिवार प्रथम, ना कि हम प्रथम, राष्ट्र प्रथम की सोच होनी चाहिए। जो सरकार राष्ट्र प्रथम की सोच रखेगी, राष्ट्र प्रथम की संकल्पना रखेगी, हम उसके साथ खड़े। पूछना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनाकर एक सूत्र में बांधने का कार्य करते, क्या ये पहले बोले हैं राष्ट्रवादी विचार? क्या ये राष्ट्रवादी विचार है? क्या ये दो संप्रदायों के बीच बांटने का काम नहीं है? एक मस्जिद तोड़कर और राम मंदिर बनाना, जो भी है उसकी अलग। भाई साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप उस पर कैसे टिप्पणी कर सकते हो? मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई जो कहें कि नहीं बांटने का काम नहीं कर रही है, ये दो संप्रदायों के बीच बांटने का काम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? आयुष्मान चौहान। क्या कर रहे हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में? अभी क्या कर रहे मेरा स्नातक 2य वर्ष चल रहा है BA। जी। हो? ये सवाल है कि जब आप वोट करने जाओगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे होंगे? जो आपके साथी ने बताया कि राष्ट्रवाद के मुद्दे
या फिर यहाँ पर और लोग आरोप लगा रहे हैं, अभी इन्होंने बोला कि बांटने का काम कर रहे हैं। ये बोले कि पहले की सरकारें बांटने का काम करती थी, अब जो है वो एक राष्ट्रवाद के नाम पर सबको एक साथ ले आइए। आपको भी देखिए, राष्ट्रवाद के नाम पे अगर एक साथ लाइए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मेरे साथी ने जो बताया मैं उसके समर्थन में हूँ। क्योंकि क्या है, अभी आपने देखा, आपने कुछ अच्छी योजनाओं के बारे में भी सवाल किया होगा। ऐसा तो नहीं सरकार में सारी की सारी कमियां हैं जो अभी तक आपको गिनाई गई। आपने नोटिस किया होगा कि सारी कमियां ही आपको बताई गई। मतलब किसी भी सरकार की गलतियां होती हैं, लेकिन अच्छी नीतियां भी होती हैं, तो उनको कोई बताने का। लेकिन अभी जो विपक्ष में सरकारें हैं या कोई भी सरकारें, तो उनका काम यही है कि सरकार की गलतियां गिनाना। अभी यहाँ पे ही किसी ने एक बात बताई कि जब 2014 में ये नई सरकार बनी, जो केंद्र में भी सरकार है, तो उसने क्या किया कि इसलिए सरकार नहीं बनी कि विपक्ष की कमियां गिनाए। आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं ना, आप लोग पक्ष की कमियां गिनाने का काम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बाकी हमारी सरकार जो राष्ट्र के हित में जो भी मुद्दे रहे हैं, जैसे कि अभी 370 की बात हुई, राम मंदिर की बात हुई, बाकी अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जब भी, और जो शासन व्यवस्था को जितना कठोर किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी महिलाएं रात में 12 बजे निकल सकती हैं, क्यों नहीं निकल सकती हैं? आप लोग देखते होंगे, बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल सेट किया है इस सरकार ने, तो बहुत अच्छा एक वो जो है साइकिल स्टार्ट हुआ है, तो चलने दीजिए, हम लोग उसके पक्ष में हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? अमन यादव, इलाहाबाद विद्यालय तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। और इन्होंने बताया अभी कि हम ये लोग सरकार, जो विपक्ष वाले हैं, ये लोग को सरकारी कमियां देखते हैं। ये भाई साहब चौहान है, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अभी हो ले आए जातिवाद। जातिवाद नहीं, मैं कैटेगरी बात कर रहा हूँ। अब देखिए, मेरी बात सुनिए। लोग पहले पूरा सुन। उन्होंने बताया ओबीसी पद के लिए, प्रोफेसर पद के लिए आरक्षण खत्म कर दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? आरक्षण की बात कर रहे हैं। चलिए बताइए। देखिए, अब आप एक तरफ आरक्षण को देख रहे हैं, दूसरी तरफ आरक्षण को नहीं देख रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा ठीक है, आप लोग कह रहे हैं आरक्षण का मुद्दा ठीक है, लेकिन नहीं, सबका मुद्दा है, क्यों नहीं है? सबका मुद्दा। मेरा मुद्दा देखिए, वैसे मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ, मेरा कोई विशेष मुद्दा नहीं है। अगर आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, आरक्षण का एक तरफ आपको लाभ भी तो मिल रहा है। अब आप एक किसी मुद्दे को उठा के बैठ गए कि आरक्षण, वैसे तो ठीक है आरक्षण अपनी जगह, जातिगत आधार पे है। अब मेरा तो मानना ये है कि इसको जो है आर्थिक आधार पे कर देना चाहिए सरकार को, हटाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए, लेकिन आर्थिक आधार पे हो जाए तो बहुत ज़्यादा ठीक है। जातिवाद, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद में लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए मतलब एक सरकार विशेष ने राष्ट्रवादी नीतियों से लोगों को जोड़ने। नाम लिख सकते हो, कोई सरकार विशेष करने की जरूरत नहीं, आप नाम ले सकते हो। नाम हम नहीं, भाजपा बोल दे रहा हूँ। भाजपा जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए। हाँ बोलिए। तो जो ये लोग अभी देखिए आरक्षण के मुद्दे पे तुरंत जातिवाद, ये देश के युवाओं का काम है कि देश प्रथम रहे, ना कि हम प्रथम। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। भाई का रैंक धर्मनिरपेक्ष की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी करते हैं। माई से पूछ रहे हैं, एक भी नेता अपने मन से धर्मनिरपेक्ष की बात की हो, खुले मन से हिंदुत्व की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता खुले मन से हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं की है। बीजेपी वालों को बयान करता है। और एक कह रहे हैं इनका कि 400 पार आते हैं तो हम संविधान को बदलने का काम करेंगे, न कि संशोधन करने की बात नहीं करते। कुछ कमियां होंगी तो सीधे संविधान बदलने की बात करते हैं। और एक कहते हैं, और ये किसका बयान है संविधान बदल देंगे? आप कह रहे हैं, अरे कोई बयान नहीं। देखिए, अरे ठीक है, आप ठीक है, आप मुद्दा कोई भी उठा लें, अच्छी बात है। आप कह रहे हैं हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या किसी भी सरकारी योजना का लाभ किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष को ही मिल रहा है? सरकारी योजना का सबसे ज़्यादा लाभ आप उठा के देखेंगे, आज गल्ला कोटा मिलता है, वो कौन सी जाति और धर्म के लोग उठा रहे हैं? कौन उठा रहे हैं? सिर्फ हिंदुत्व उठा रहे हैं। सिर्फ हिंदुत्व उठा रहे हैं क्या? सिर्फ हिंदुत्व उठा रहे हैं क्या? अरे तो आपके समय में क्या गल्ला नहीं मिलता था क्या? सरकार तब गल्ला नहीं बांटती थी क्या? क्या अच्छा ये बता रहे हैं? अच्छा ये क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचा दिया। अगर देश में 80 करोड़ लोगों को राशन की आवश्यकता है, तो फिर आप कहिए कि देश में भी गरीबी है, हम उसको दूर करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हमने इतने करोड़ लोगों। अरे कौन कह रहा है? गरीबी हटने का मुद्दा कोई नहीं कर रहा। एक लोग बोलिए। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही कि हमने 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के सीमा से बाहर कर दिया। अगर 140 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं तो कैसे कर दिए? पहली चीज। दूसरी चीज, जो संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है, उस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में संविधान के बेहला करके जो कहते हैं कि हम भारत में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर हम पिछड़े, दलित, शोषित, जिसको संविधान अधिकार देता है आरक्षण का, उसको हम ऊपर उठाने की बात करेंगे तो कहेंगे कि हम जाति के आधार पर तोड़ रहे हैं, ये कहेंगे कि हम भाषा के आधार पर तोड़ रहे हैं। मतलब अगर एक धर्मनिरपेक्ष देश में एक विशेष धर्म का देश बनाने की बात करिए, वो गलत नहीं है। लेकिन जो संविधान आरक्षण का अधिकार देता है, उसके आधार पर किसी को उठाने की बात करिए। एक चीज़ यहाँ पे रखूंगा। हाँ, क्या सामान्य वर्ग में
आर्थिक पिछड़े लोग नहीं हैं। ये जो लोग ये कहते हैं कि केवल आर्थिक पिछड़े लोग केवल अल्पसंख्यक है, केवल दलित हैं, केवल पिछड़े लोग हैं, क्या सामान्य वर्ग में पिछड़े लोग नहीं हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े? जो ये लोग मेरा नाम हिमांशु यादव है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। भैया कह रहे हैं कि जो समान कैटेगरी है उसमें इकोनॉमिक जो वीक सेक्शन है वो नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसमें भी तो EWS का मिला है 10% का रिजर्वेशन मिला है कि नहीं? अगर EWS मिला है ना तो हम यहाँ कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, पर एक बात आप लोगों के ज्ञान के लिए कह रहे हैं। EWS ना कि जनरलों के लिए, सारी जातियों के लिए EWS है। अगर आप अपने जाति वाला पर्सनल आरक्षण छोड़ देंगे तो आप भी EWS ले सकते हैं। EWS सबके लिए, सिर्फ जनरलों के लिए नहीं। चलिए ठीक है, चलिए एक मिनट यहाँ पर एक हम लोग आपसे अभी कुछ नीतियों के बारे में हमने बात की, लेकिन दरअसल मुद्दा ये है कि अभी जो मौजूदा सरकार है वो कुछ चीज़ें हैं जिन पर अक्सर वोटरों को लुभाती है और लुभा लेती है और हमेशा चुनाव जीत जाती है। कुछ काम ऐसे हो जाते हैं, जैसे अभी ठीक पहले अभी इस चुनाव से पहले 2019 में भी हमने देखा कि राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बना दिया, और अभी जब 2024 के चुनाव आने वाले हैं तो उससे ठीक पहले वहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और एक बार फिर जब अभी यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला कि इस बार जब लोकसभा चुनाव होंगे तो हमारा जो सबसे बड़ा शस्त्र होगा वो राम मंदिर होगा लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में उनको पता है, आप स्टूडेंट्स हो लेकिन उनको पता है कि जो देश में लोग हैं, जो प्रदेश में लोग हैं, अगर हम राम मंदिर को ले करके उनके बीच जाएंगे तो उनके अंदर हमारे प्रति भावना जागेगी और हमें वोट देंगे। तो आप इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। और उसके बाद जब उसके बरक्स जब हम उनसे ये बात पूछते हैं कि राम मंदिर आपने बनाया, जब विपक्ष ये कहता है कि राम मंदिर आपने बना दिया लेकिन रोज़गार कहाँ गए, है ना, राम मंदिर ज़रूरी था, अस्पताल ज़रूरी था, रोज़गार ज़रूरी था, जब इन चीज़ों की बात होती है तब वो बोलती है कि जो राम मंदिर जब तक नहीं बना था तो उसको लेकर के जो हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद हो रहा था, तमाम तरह की चीज़ें हो रही थी, अब वो तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया ना। एक चीज़ जो बरसों से चली आ रही थी, जिनको लेकर के मुस्लिम पक्ष भी परेशान था, हिंदू पक्ष भी परेशान था, अब वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर फुल स्टॉप लग गया है। तो अब वहाँ से विवाद वो वाला ख़त्म हो गया। और एक मिनट, और एक चीज़ और, जब रोज़गार की बात होती कि वहाँ के लोगों को, अयोध्या के लोगों को रोज़गार चाहिए या राम मंदिर चाहिए, तो इस जगह पर सरकार दावा करती है कि जो वहाँ के होटल्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो नए नए अब दुकानें खोल सकते हैं, वो वहाँ के होटल्स में काम कर सकते हैं, वो तरह तरह के रोज़गारों के ज़रिए अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस तरह की सरकार दावे करती है। तो पहला तो सवाल आपसे साधारण सा ये है, आपसे सवाल है कि जो वर्षों से चीज़ें चली आ रही हैं, तो जो हिंदू मुस्लिम विवाद चला आ रहा है, अब उस पर फ़िलहाल फुल स्टॉप लग गया है। अब वो आप आस्था की तरह से देखिए या फिर एक निर्माण की तरह से देखिए, वो आपकी मर्ज़ी। जी देखिए, ये जो बरसों से हिंदू मुस्लिम का विवाद चला आ रहा है, इसको विवाद को किस लिए दो भागों में बांट दिए, एक हिंदू और एक मुसलमान। ये लोग बस हिंदू पे बात करते हैं। आप कहीं भी देखें, किसी भी बीजेपी किसी भी नेता को सुनेंगे तो वो बस हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व के अलावा दूसरे धर्म की बात नहीं करता है। दूसरे धर्म की बात करता है तो कहता है ये इस दल का माफिया है, ये इस जाति का माफिया है। आप माफिया मिटाने का काम कर रहे हैं या फिर किसी एक धर्म जाति समुदाय के लोग को मिटाने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जेलों की सुविधा, जो सरकारी जेल हैं, जो सरकार के अंडर में, मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस जगह पर हम बात कर रहे हैं वहाँ से थोड़ा सा आगे ना जाएं, वहीं पर रहें, वहीं से वहाँ से भटके ना। बिल्कुल छोटी बड़ी टिप्पणी ले लेंगे। जी, अभी अयोध्या की बात कर रहे थे, हमने तमाम चीज़ों पर बात की, फिर हम अभी स्पेसिफिक अयोध्या लेके आए हैं। इसके बाद स्पेसिफिक दूसरा मुद्दा भी आपके सामने खोल देंगे, 370 भी रख देंगे, उस पर आप बोल लीजिएगा। लेकिन अगर अभी हमने अयोध्या की बात की कि जो पिछला मुद्दा चला आ रहा था वर्षों से, अब वहाँ पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। ये किसी पार्टी विशेष ने नहीं करा। जी देखिए, ये देश के युवाओं को रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, कोई मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं है। आप अयोध्या चले जाएंगे कि हमने मंदिर बनवा दिए, वो मंदिर बनवाने से युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाएगा। जो युवा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मंदिर में घंटा बजाने के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, वो अपने रोजगार और शिक्षा के लिए कर रहा है, अपने भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहा है। वो मंदिर में अयोध्या जाके घंटी नहीं बजाएगा। और जो ये लोग हिंदू धर्म की राह, कोई भी जो देश धर्मनिरपेक्ष हो, उस देश का प्रधानमंत्री जाके अयोध्या में राम मंदिर पूजा करता है, और उसके बाद वहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं, जो पूजा अर्चना जो मंदिर में करते हैं, वो लोग कहाँ थे? उन लोग तो नहीं आए वहाँ पे पूजा करने के लिए। देश का प्रधानमंत्री जो कि किसी भी धर्म में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे वो जाए, वहाँ पे गया। देश के राष्ट्रपति वहाँ नहीं गए, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ गए। क्यों गए? हाँ, जो आप कह रहे हैं कि
राम मंदिर बनने से मुद्दा खत्म हो गया, लड़ाई नहीं, मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच जो विभेद था वो समाप्त हुआ है। फिर ये विभेद समाप्त करने कहाँ दे रहे हैं? राम मंदिर का मुद्दा सुलझा, यहाँ ज्ञानवापी का मुद्दा आ गया, ज्ञानवापी का मुद्दा सुलझेगा, मथुरा का मुद्दा आ जाएगा। ये एक न एक मुद्दे चुनाव में लॉन्च करते रहेंगे। आप इस बात से आश्वस्त हो जाइए पूरी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी समाज में शांति चाहती ही नहीं है। ये एक मुद्दा खत्म होगा तो इसके पीछे कारण है, इसके पीछे भी तर्क देते हैं ये लोग। तर्क ये देते हैं कि जो हमारी मंदिर थे उनको तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, ये तर्क देते हैं। इनका तर्क है तो आप मंदिर बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कौन कह रहा है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल आपने बनाया, ठीक किया, लेकिन आप उसके आधार पर पूरी राजनीति को केंद्रीकृत नहीं कर दे सकते। अरविंद केजरीवाल की मैं इसलिए भी प्रशंसा करना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी को, किसी भी दल के हो, उस आदमी ने एक टेम्पलेट सेट किया है। जिस देश की राजनीति धर्म पर केंद्रित हो गई थी, उस आदमी ने अरविंद केजरीवाल ने अगर सुन लिया तो आपको प्रवक्ता बना देगा। प्रवक्ता की बात नहीं, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता बनने के लिए नहीं हूँ, मैं अपनी बात कहने के लिए हूँ और देश में सबको अधिकार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस देश की केंद्रीय राजनीति जाति और धर्म और मंदिर पर सीमित हो गई है, उसने उस राजनीति को बदलकर इनको गुजरात में गए तो इनको टेंट वाला स्कूल बना के दिखाना पड़ा कि गुजरात में भी बढ़िया स्कूल है। इनको शिक्षा पर बात करनी पड़ी कि हम शिक्षा देंगे, इनको रोजगार पर बात करनी पड़ी, इनको फ्री बिजली और पानी पर बात करनी पड़ी, इसलिए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। चलिए आपसे एक सेकंड आपके पास भी आएंगे। ये बोल रहे हैं कि वो विवाद जिसको ख़त्म होने की मैंने अपनी बात की, वो बोल रहे हैं कि वो विवाद दरअसल ख़त्म हुआ नहीं, उसके सहारे ये ज्ञानवापी ले आते हैं और मथुरा ले आते हैं, इस तरह की बात। ज्ञानवापी और मथुरा, चाहे आप ज्ञानवापी ले लीजिए, चाहे मथुरा ले लीजिए, चाहे अयोध्या ले लीजिए, ये हमारी, आप आज भी खुदा सर्वेक्षण में पता चला है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अयोध्या में जो मंदिर बना है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हमें सुप्रीम कोर्ट पर, हमें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि जो हमारे जो परवर्ती सरकारों में जो मंदिर गिराकर, मंदिर तोड़कर जो प्राचीन काल में बनाए गए हैं, तो वो तो मिलेगा, आस्था का केंद्र है हमारे। बात नहीं है, बता रहे हैं वहाँ जाके अयोध्या में कौन घंटी बजाएगा, लेकिन हमारे लिए तो खुशी की बात है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसमें संघर्ष किया, हमारे पूर्वज इसमें जेल गए, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। और आप बात करते हैं कि वही बात आ गई यहाँ पे भी कि एक जो है हिंदुत्व की बात करते हैं, फिर से ये बात रख दी गई। हिंदुत्व की बात करते हैं कि सारी सरकारी योजनाएं क्या हिंदुओं के लिए ही हैं क्या? सारे वर्ग, सारे धर्म उसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, आप 3 तलाक की बात कर ले, 3 तलाक क्या हिंदुओं की महिलाओं के लिए आया था क्या? मुस्लिमों की महिलाओं के लिए था ना, स्वागत योग्य निर्णय था। सभी मुस्लिमों की जो महिलाएं थी सभी ने उसका स्वागत भी किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक विशेष धर्म की सरकार है ये? राम मंदिर पे कुछ बोलना, हम राम मंदिर पे ये बोलना चाहते हैं कि आपने कहा कि वो ख़त्म कर दिया, हिंदू और मुस्लिम का विवाद ख़त्म कर दिया। अगर विवाद के निर्णय की बात करें हम, तो निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, इन्होंने तो केवल मंदिर बनवाया है। अगर मैं बात करूं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आए हैं तो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि यहाँ के छात्रों का मुद्दा होना चाहिए। अगर इस सरकार में हम देखें तो आप यूपीपी का ले लीजिए या आरओ ले लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में, चुनाव के समय में ये है। मैं छात्र हूँ, अगर मुझे वोट करना है तो मैं अपने रोजगार के पक्ष में वोट करूँगा। और आप जब कह रहे हैं कि इन्होंने राम मंदिर बनवा के वो कर दिया, मतलब हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म कर दिया, बात विवाद खत्म निर्णय पे हुआ। निर्णय जब सुप्रीम कोर्ट किए तो इसमें सरकार का तो इन्वॉल्वेशन है ही नहीं, तो मैं सरकार को यहाँ लाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ उसके बाद सबसे बड़ा आप सबसे बड़ा, जब इतना बड़ा मुद्दा बना के, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ऊपर से आप जब भी पूरा मतलब देखा जाता है कि अगर बीजेपी सरकार कभी भी वो राजनीति करती है तो सबको पता है कि हिंदुत्व को ऊपर उठा के वो काम करती है। उन्होंने मंदिर बनवाया, मैं आज छात्र हूँ तो मैं उस एज में नहीं हूँ कि मैं मंदिर से कुछ फ़ायदा उठा सकूँ अपना। मैं छात्र हूँ, आज मैं सबसे बड़ा बात करूँगा, सबसे बड़ा वोट का कोई मुद्दा उठाऊँगा तो मुझे रोजगार चाहिए। और इस सरकार में मुझे तो नहीं लगता है भाई कि यूपीपी देख लो, आरओ देख लो, या फिर अगर केंद्र सरकार की बात करें तो हाँ आप बीपीएससी जैसे पेपरों की बात कर रहे हैं तो बीपीएससी में 3rd पेपर जाके वो मेंस का पेपर लीक हो जा रहा है। बीपीएससी जहाँ मतलब उसका बिहार पीसीएस का पेपर लीक हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ छात्र हूँ तो मुझे सबसे बड़ा रोजगार चाहिए। मैं इस अभी एज में नहीं पहुँचा हूँ कि मैं मंदिरों में जाऊँ, तो यहाँ मैं कैसे मान लूँ? अगर मुझे वोट करना होगा तो मैं रोजगार पे बात करूँगा। और आप वहाँ के अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों, मैं मानता हूँ कि जब वहाँ मंदिर बनाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। अगर जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, जब आप केंद्र की सरकार हैं तो आप केंद्र की सरकार हैं तो एक जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बेहतर हो जाने से तो देश का विकास होगा नहीं। आपको अगर देश को विकसित भारत बनाना है, जो एपीजे अब्दुल कलाम और भी लोगों ने जो बनाया कि 2040 तक, 2020 तक ही माने थे लोग, अब लोग कह रहे हैं 2040 तक
विकसित भारत हो जाएगा। एक जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर से विकसित भारत नहीं होगा। अगर आपको विकसित भारत बनाना है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपको युवाओं को लेना होगा। और आज के भारत में, आज विश्व में भारत सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है, फिर भी इसकी स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। अगर आपको विकसित भारत में कदम बढ़ाना है तो युवाओं को साथ लेके चलना होगा। और क्या कर रही है सरकार, युवाओं के लिए क्या की है बताइए। आपके मंदिर बनाने से युवा मंदिर में जाएंगे, आप अगर मंदिर में युवा जाने लगे तो फिर देश का क्या होगा, देश को कौन संभालेगा। अगर आप ये बात हो रही है, आप इस पे बात नहीं करते, अग्निवीर योजना पे बात नहीं करते हैं। युवा सबसे ज़्यादा अग्निवीर योजना में जाता है। मैं भी गाजीपुर से आता हूँ, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से गाजीपुर से, वीरों की धरती, शहीदों का देश बोला जाता है उसको। अग्निवीर जैसे आप स्कीम ला के आप क्या करना चाहते हैं भाई, युवाओं को कहाँ ले जाना चाहते हैं। 4 साल बाद युवा क्या करेगा, वो वेल ट्रेंड रहेगा, कोई भी मशीनरी चलाने में वेल ट्रेंड रहेगा। जब आप कह रहे हैं कि ये खत्म हो जाएगा, माफियागिरी खत्म हो जाएगी, जब 4 साल युवा वहाँ से वेल ट्रेंड हो के आएगा, हर मशीनरी चलाना जानता है, हर तरफ से वो करना चाहता है, जब वो आएगा तो क्या करेगा। उसके पास ना एजुकेशन, उसके पास एजुकेशन तो है लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। उसको अपना सर्वाइव करना है भाई, अपना पेट पालना है या फिर अपने घर को चलाना है, वो कुछ तो कुछ करेगा, जीने के लिए तो कुछ करेगा। अब आप सोच सकते हैं कि जब वो वेल ट्रेंड है, जो आदमी 4 साल वही किया है, अगर आपको 4 साल कुछ करने के लिए ऐसा काम करने का कह दिया जाए तो जो काम आप 4 साल करेंगे उसमें आपका वो हो जाएगा कि नहीं, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? सर शिवम यादव। शिवम जी, अग्निवीर के बारे में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि 4 साल के बाद युवा क्या करेगा। तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसमें उन लोगों को बाकी कहीं भी नौकरी करने जाएंगे तो उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, उन्हें कुछ आरक्षण मिलेगा किसी भी तरह की वो नौकरी करने जा रहे हैं। तो उन्होंने, सरकार ने अगर ये योजना बनाई है तो उन्होंने उसके लिए कुछ व्यवस्था भी रखी है, ठीक है। इसे लेकर अग्निवीर योजना को लेकर सबसे पहली बात तो ये है कि अग्निवीर में जब भर्ती होती है तो उस टाइम एज लगभग युवाओं की होती है 18-19। वो जब वहाँ से निकलेगा 4 साल में तो 24 साल की एज में वहाँ से निकलेगा। तो जो पढ़ने वढ़ने का टाइम होता है, जैसे कि मान लीजिए पब्लिक जिसको यूपीएससी करना है तो वही टाइम पढ़ने का होता है। बाय द वे अग्निवीर में चला गया वो तो 4 साल वहाँ अपनी सर्विस देगा। अब जब वहाँ सर्विस दे के 4 साल बाद आएगा तो उस चीज़ में ट्रेंड हो जाएगा। बाकी उसका जो पढ़ाई का ये स्पीड रहेगा वो मतलब छूट जाया रहेगा। तो उसके बाद चांसेस ही नहीं बनते कि कहीं वो जाए। बाय द वे अगर वो जाता, बहुत कम चांसेस हैं, जैसे 100 में से 10 लोग किसी अन्य सर्विस में जा पाएंगे। तो इनका लाभ जो है उनको मिलेगा। बाकी जो 90 लोग हैं वो तो आगे के लिए बेरोजगार ही हो जाएंगे। अग्निवीर को लेकर अग्निवीर योजना के कर रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छे से, कैसे माने अच्छी स्कीम है। एक सभी देश के युवाओं को एक सपना तोड़े हैं। अधिकतर पिछड़े समाज, पीछे के मतलब पीछे समाज, गांव तक के लोग के जाते हैं अग्निवीर में, एक उनका सपना होता है। अब क्या करेंगे, अग्निवीर 4 साल में आप किसी प्रकार कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी स्कीम है, कोई इसमें शिक्षा, आप 4 साल के बाद खाली 12th पास हैं, निकलेंगे, उसके बाद क्या होगा। आप एक यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों में पढ़े लिखे छात्रों को, शिक्षित छात्रों को पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं। वो 4 साल बाद 12th तक बस पास लड़का एक है, वो क्या करेगा, वो निकल कर क्या करेगा उसके बाद। वो कह रहे हैं आरक्षण, कोई वैकेंसी आप नहीं दे तो उसमें किस वैकेंसी में आप आरक्षण देंगे। जब आप वैकेंसी ही नहीं दे रहे, करेंगे अग्निवीर के बाद हम आरक्षण देंगे, किस वैकेंसी में आप आरक्षण, जब वैकेंसी नहीं तो आरक्षण कैसे देंगे आप। जवाब और लेंगे, उसके बाद विपक्ष का एक दावा है उसको लेकर के सवाल करेंगे, फिर खत्म करेंगे। अग्निवीर को लेकर के बात कर रहे हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद, जब तक वो 18 साल में ज्वाइन करेगा और 4 साल के बाद जो 22-23 साल का होगा तब तक उसकी नौकरी तो ख़त्म हो जाएगी। हालांकि सरकार कुछ आरक्षण देने की बात करती है, लेकिन इसके बाद मतलब युवा क्या करेंगे, ये सवाल होता है हमेशा। जो अग्निवीर के खिलाफ जो लोग रहते हैं, इस योजना के खिलाफ रहते हैं, और जो विपक्ष में सरकार है इस समय, कांग्रेस है जो विपक्ष की पार्टी, वो ये दावा करती है कि हम सरकार में आएंगे तो अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे। अग्निवीर योजना को आप किस तरह से देखते हैं? अग्निवीर योजना जो है ये युवाओं के लिए एक स्वागत योग्य योजना है, क्योंकि देखिए जो युवा अग्निवीर में जाएंगे 4 साल में वेल ट्रेंड हो जाएंगे, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। और जो युवा 4 साल में वेल ट्रेंड हो जाएंगे तो देश की मजबूती बढ़ेगी और वो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, अरे रुकिए थोड़ा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, वो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, एक सशक्ति के साथ काम करेंगे, एक मजबूती के साथ काम करेंगे। अग्निवीरों को कि जब 4 साल युवा उसमें करके आएगा, नौकरी करके आएगा, तो वो तो बंदूक चलाया रहेगा। 4 साल तो बंदूक चलाएगा, बंदूक चलाने में वेल ट्रेंड रहेगा। मैं जानता हूँ 25% लोगों को रखेंगे जो कहे हैं, मैक्सिमम 25% लोगों को कहे हैं। सवाल समझिए, आपने कहा कि बंदूक चलाने में ट्रेंड रहेगा तो कहीं ना कुछ अनहोनी ना कर दें, यह कहना है। लेकिन कोई डिसिप्लिन नहीं, एक सेकेंड, कोई डिसिप्लिन भी तो होता है ना। आप भाई भैया
हाँ हम समझ रहे हैं भैया, वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए वो 4 साल बंदूक चलाएगा तो 25% को तो आप परमानेंट कर देंगे, और जो 75% निकलेगा उसका क्या करेंगे? वो कह रहे हैं आपकी वो विद्रोह कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, अनहोनी कर देगा। वही तो आपके साथ ही तो बोल उनका अनहोनी करने का मतलब नहीं है। बंदूक लेकर फिर क्या करेंगे वो कहना चाहते हैं कि अगर 4 साल वो बंदूक जब वो ट्रेंड होके आएगा उसके लिए किसी भी क्षेत्र में सबसे आसान काम क्या रहेगा? यहाँ आप तो रोजगार देंगे नहीं, उसके बाद भी जो आज की स्थिति वही तो हालत उस टाइम भी रहेगी। आप रोजगार तो देंगे नहीं। जब वो जो काम करके आएगा, आपको 4 साल जो प्रैक्टिस किए रहेंगे, आसानी किस में होगी? आपका टेररिज्म ही नहीं देखेंगे आप। यहाँ नक्सलाइट भी रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं। देखिए भाई है, देश की मजबूती तो बढ़ेगी जब वेल ट्रेंड होके आएंगे। तो देशभक्ति को भावना जो 4 साल वहाँ काम करेंगे, क्या उनमें देशभक्ति की कामना नहीं है? अरे बंदूक चलाने से देश मजबूत नहीं हो जाएगा, लेकिन उनका मानसिक स्तर कितना मजबूत हो जाएगा जब 4 साल देश की सेवा करके आएंगे। ये तो आप सोच ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं वो यहाँ आके नक्सलवादी बन जाएंगे। ये कौन सी विचारधारा है? आपकी विचारधारा ही एकदम नकारात्मक जा रही, तो उस पर तो कुछ कहना ही संभव नहीं है ना भाई का कि इन्होंने क्या जो देश का सेवा करना चाहता है, क्या जो वहाँ बॉर्डर पे काम करते हैं वही देश की सेवा करते हैं? क्या हमारे डॉक्टर देश की सेवा नहीं करते हैं? जब कोरोना काल था तो क्या डॉक्टर देश की सेवा नहीं करते थे? आखिरी प्रश्न ये, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तो विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि स्कीम की बात की जा रही, क्योंकि जब भी चुनाव होने वाले होते हैं लोग जो आधी आबादी है यानी महिलाओं को लेकर के बड़ी तमाम सारी चीज़ें रखते हैं सामने कि हम आएंगे तो हम महिलाओं के लिए ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। जो सबसे पहले बात उठती है वो सुरक्षा व्यवस्था की बात उठती है, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के ये सरकार बोलती है कि हमने सुरक्षा व्यवस्था की अच्छी इंतज़ाम कर दिया है। रात बिरात कभी भी लड़कियां बाहर निकलें, किसी हॉस्टल में रह रही हों या कहीं नौकरी कर रही हों, तमाम चीज़ों को लेकर के वो सुरक्षा व्यवस्था की दावा करती है। अब जो विपक्ष में पार्टी है यानी कि कांग्रेस पार्टी, उसका ये कहना है कि अगर उनकी सरकार देश में आ जाती है तो वो 1 साल में जो गरीब महिलाएँ हैं उन्हें 1 लाख रुपये देगी। मैं जानना चाहता हूं कि ये स्कीम जो छात्र हैं किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि 1 लाख जो अमाउंट होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है 1 साल के अंदर, है ना? और अगर ऐसा एक सेकंड तो 1 लाख जो है एक साल में देना, पूरा रुपए दे देना, ये कितना तर्क बेहतर है। और यहाँ पर पीछे से आवाज़ आ रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे। आवाज़ उठ रही है, तो यहाँ पर मैं सब लोग साथ में सुन ले, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप उनके बयान पर जाएंगे, उनके बयान को सुन करके आएंगे, तो वो बयान ये था कि अगर जो काला धन है वो सारा वापस आ जाएगा तो इतनी व्यवस्था हो जाएगी कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। ये बयान था। एक सेकंड जी, अब आप इस पर जवाब दीजिए कि सारा एक सेकंड सारे जो मतलब माइक है, एक मिनट, एक माइक है और एक माइक सबके मुंह पे एक साथ नहीं लग सकता, ठीक है? तो एक एक करके मैं सबकी बात सुन लूँगा। थोड़ा सा आराम कर लो जी। तो सवाल यही है कि जो 1 लाख रुपए वाली स्कीम है और जो 15 लाख रुपए वाली मैंने जो अभी आपको बयान बताया, एग्जैक्ट वही बयान है। अब उसको आप अपने हिसाब से जिस तरह से बना के पेश करना चाहते हो कर दीजिए, और 1 लाख की जो बात है उस पर भी जवाब दीजिए कि 1 लाख जो कहा जा रहा है महिलाओं को दिया। प्रधानमंत्री की, इस देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी कितनी है, उनके बाद कितनी क्रेडिबिलिटी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे नौजवान 140 करोड़ जनता में 60% लोग उनको वोट दे रहे हैं, तो आप उनकी क्रेडिबिलिटी तो आप तय मत करिए, ठीक है? एकदम साधारण सी बात है। आप कामों की बात कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी जो है आपके जो मुद्दे, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड रुक जाओ यार, रुक जाओ, ठीक है? जो मुद्दे हैं उनकी, जो बातें हैं, वो जो बात रखना चाहते हैं, हो सकता है आप उनकी नीतियों से सहमत ना हो, लेकिन जो वो आदमी, जो प्रधानमंत्री जो बात रखना चाहते हैं वो लोगों तक वो पहुंचा पा रहे हैं और उन बातों को रख रहे हैं, तो आप उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। आप सवाल खड़े कर सकते हैं कि ये इस योजना से हम खुश नहीं हैं, या जो हमारे तरह के लोग हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो खुश नहीं। आप इस तरह की बात रख सकते हैं। खैर, इनसे दूर हटिए, क्रेडिबिलिटी किसी की मत मूल्यांकन करिए। और अभी मेरा सवाल ये है 1 लाख रुपए वाला, कि जो कांग्रेस ने बोला है कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देंगे, ये कितना सही है और कितना धरातल पर उतर सकता है? देखिए, पूर्ण रूप से व्यवहारिक बात है और इसको धरातल पर उतारा जा सकता है। इसी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 से लेकर के 2024 के बीच में पूंजीपतियों का 60 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया गया। कितना? 60 लाख करोड़ रुपए, और ये आरटीआई के द्वारा सरकार से जवाब में मिला है। तो ये 60 लाख करोड़ रुपए में आपको पता है मनरेगा जैसी योजना 24 साल तक चलाई जा सकती थी।
मनरेगा जैसी बड़ी योजना जिससे पूरे देश के लोगों को जो कामगार हैं काम करना चाहते हैं गांव में 105 दिन के काम की गारंटी मिलती थी, उतनी बड़ी योजना 24 साल चलाई जा सकती है 60 लाख करोड़ रुपए में। जब कोरोना था, आपको अगर याद होगा तो प्रधानमंत्री जी ने एक राहत पैकेज जारी किया था 20,000 करोड़ का। उस 20,000 करोड़ के राहत पैकेज में पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को 5 महीने का मुफ्त राशन था। जो मछली पालन कर रहे थे उनको तमाम तरह के अपनी तरफ से जो उन्होंने वादे किए थे हम ये करेंगे, माने 20,000 करोड़ में कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में जब तमाम देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, तो सोचिए जो 60 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों को माफ किया गया है उससे कितना वो आंकड़े याद हैं कि कितनी मौतें हुई थी भारत देश में और कितनी मौतें हुई थी विदेश में? देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी भारतीय जनता पार्टी के हाँ, बस इसी मैंने पूछा था। आंकड़ों की बाजीगरी जो है पार्टियां ही करती है, वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन आपको उस समय की एक बात को मानना पड़ेगा कि उस समय सिचुएशन बड़ी वर्स्ट थी और उस समय थोड़ा देर से सही लेकिन चीज़ें संभली। ठीक है, थोड़ा वक्त लगा लेकिन चीज़ें संभली। और जो आप राहत कोष की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री कोष की बात कर रहे थे, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल उसमें हुआ। हालांकि जब आप आंकड़े मांगते हैं तो ये कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, उसकी एक आदत होती है, वो दरअसल एग्जैक्ट आंकड़े रखती नहीं है, वो आपको घुमा के रखती है ना, ये आदत होती है। लेकिन कोरोना काल में जो वर्स्ट सिचुएशन थी, जिस तरह से देश चल रहा था या विदेशों में चीज़ें चलाई जा रही थी, उन चीज़ों से हमारा देश बाहर निकल करके आया कि आज हमें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही हो। तो हम हाँ देखिए, ट्रंप का आयोजन जो चला रहे थे वो किस आधार पे चला रहे थे? जब नमस्ते ट्रंप जब करा रहे थे ये लोग, कोरोना के समय ही कराए थे। सवालों के घेरे में हर चीज़ क्योंकि जब पार्टी की रैलियां हो रही थी या किसी भी पार्टी की रैलियां होती हैं, नमस्ते ट्रंप हुआ यहाँ पर, तो इस पर हमेशा सवाल पूछे गए कि एक तरफ कोरोना था। जी हाँ, आपने उस पर जवाब दिए नहीं, आप पलट गए। जो आप कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आएगा, मेरे कहने का मतलब है जो नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम हुए, जो 60 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मतलब फायदा पहुंचाया गया, वही तमाम पैसे उन जगह न लगा करके गरीबों के हित में लगाएंगे, महिलाओं के हित में लगाया जाएगा। चलिए, जो इन्होंने कहा कोरोना काल वाली, तो हम इसलिए भी सरकार के पक्ष में हैं क्योंकि कोरोना काल जैसी बीमारी में राष्ट्रवादी जो युवा है, राष्ट्रवादी सोच के जो युवा है, उन्होंने ही कोरोना जैसी बीमारी को, सरकार का योगदान है लेकिन जो राष्ट्रवादी विचारधारा के युवा है उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो राष्ट्रवादी विचारधारा की दबाव समूह है, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गए, इनके युवाओं ने लगातार काम करके कोरोना जैसी विषम परिस्थिति से भारत को निकाला। अब हमने एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हमने 1 लाख रुपए पे सवाल पूछा था कि जो कांग्रेस है वो कह रही है अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम कैसे देंगे, 1 लाख रुपए हम दे देंगे। तो ये कितना संभव है, क्योंकि 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और मान के चलिए अभी, हाँ सर, इस संदर्भ में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे अभी, लेकिन हम 2014 से अगर विकास के बारे में देखें तो हम वर्तमान समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हैं, तो हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात पर रखेंगे। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं 2014 से कुछ भी हमारे यहाँ अगर 400% वृद्धि छोड़ के हमारे यहाँ अगर पानी की बात हो तो पानी तक पीने का कोई नहीं है। ठीक है, TDS उसका अगर चेक कर लिया जाए हर कुछ 400 पार है। अगर आप कैमरा एक बार करिए, देखिए आधा छात्र भवन का पूरा पोस्टर फट चुका है। यहाँ पर जो बातें यहाँ से जिन्होंने 6 अपने यहाँ देखा जाए तो 6 मुख्यमंत्री, 3 प्रधानमंत्री दिए, आज वो छात्र संघ भवन ख़त्म है, बंद कर दिया गया है। जहाँ से लोग उठते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वो पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। जहाँ छात्र आवाज़ उठाते थे उस मुद्दे पर आजकल कोई बातें नहीं होती है। और अगर देखा जाए तो इस विश्वविद्यालय को हमारा इंटर कॉलेज जैसे बनाया गया है। अब वर्तमान समय में अगर हम घुस जाएँ तो कुछ लोगों ने, मैं बताना चाहता हूँ, आप 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, भाई ने विश्वविद्यालय को भी जोड़ा। जो सरकार 1 लाख देने की बात कर रही है, मैं इन्हीं छात्रों से पूछना चाहता हूँ, हॉल नहीं बनाना, जल्दी खत्म। इन्हीं छात्रों से मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले साल जितने लोग एडमिशन यहाँ लिए, कितने लोगों का स्कॉलरशिप आ गया है? 1 लाख तो दूर की बात है, स्कॉलरशिप छात्रों का नहीं आया है। आपके अरे सुनिए, एक बात हम मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं हम हिंदुओं का सबसे बड़ा ये मसीहा है। एक बात कहना चाहते हैं उनसे, अरे पार्टी कहती है ना कि मतलब हिंदू वाली पार्टी, हिंदुत्व वाली पार्टी है, हिंदू की आस्था वाली पार्टी है। तो मोदी जी अरे को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता, पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं ये लोग। बयानों को तोड़ मरोड़ के कि हिंदुत्व की पार्टी है क्या, कि 12 बजे महिलाएं निकल सकती हैं। मैं भाई से पूछा था, यही विश्वविद्यालय का महिला छात्रावास है। सुरक्षा पे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। एक सेकंड, हमने पूछा था, सवाल किया था 1 लाख रुपए पे कि विपक्ष ये कांग्रेस सरकार कैसे देगी, उस पर बात करिए। हम विश्वविद्यालय परिसर में हैं, विश्वविद्यालय परिसर के छात्र हैं, विश्वविद्यालय के परिसर में भी कुछ बातें कर सकते हैं। यहाँ विश्वविद्यालय में सुरक्षा की थोड़ी व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा की व्यवस्था न होने के कारण अपने विश्वविद्यालय प्रशासन नाकामयाबी छुपाती है और यहाँ पर गेट बंद करती है।
महिला छात्रावास को बंद करती है, क्या वो सोचा नहीं 9 बजे 8 बजे गेट बंद? सुरक्षा को लेकर के बात सुरक्षा को लेकर के आप लोग अगर इतने सजग हैं, देखा जा रहा है बहुत महिलाओं के सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्या पूरे देश में कहीं अगर संदेश खाली वाला मुद्दा भी अभी हुआ था, उस पर आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? कितना विरोध आपने किया? वो क्या महिलाओं के हित की बात नहीं थी? तब आप लोग कहाँ थे? हाँ, क्या आप की सरकार है बंगाल में? हमारी सरकार है क्या? हमारी किसी की सरकार नहीं है बरका। हाँ ठीक है, ये हम किसी पार्टी के एक तो प्रवक्ता नहीं है, ठीक है, लेकिन संदेश खाली का कितना विरोध आप लोगों ने किया वो बताइए आप। खाली में संदेश खाली के साथ टीएमसी के गुंडों द्वारा जो कुकृत्य किया गया है, उस पर किस पार्टी के किस राजनेता ने आवाज उठाई और किसने एक लफ्ज भी बोला? आप हमको बताइए। कह रहे हैं संदेश खाली जो गलत है वो गलत है, उसकी घोर भर्त्सना करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी कर चुके हैं और खुल करके कहते हैं। नहीं हाल आप कितने दिन बैठे ऐसा बता रहे हैं? बैठे यही छात्र संघ भवन गेट पे बैठे। आप कौन सी बस यही सुनिए, इनका यही काम है, इनका यही काम है, फर्जी पुतला फूंकना, फर्जी पोस्टर लेके बैठ जाना। बीएचयू की घटना, इसी प्रदेश में बीएचयू जैसी घटना हुई, इसी प्रदेश में हाथरस जैसी घटना हुई, उत्तर प्रदेश में। ये बंगाल के मुद्दे को लेकर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। जो गलत है वो देश, जो गलत नहीं जो देख नहीं रहे। और बीएचयू में घटना हुई, महिला के साथ रेप हुआ, उसके 10 दिन बाद दूसरी घटना हो गई। सरकार क्या की अभी तक आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उसका विरोध किया गया, उसका विरोध भी किया गया। कोई विरोध नहीं, विरोध भी हुआ, उसका विरोध भी हुआ, पूर्ण विरोध किया गया है। चलिए खत्म करिए। सवाल ले लीजिए, ये सरकार उसकी बात कर रही है, मतलब एकता की बात कर रही है। आप लद्दाख की बात ले लीजिए, हम कह रहे नेता कहाँ नहीं बन जाते। मणिपुर चलना है, मणिपुर चलना है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर। जो लोग ये जातिवाद के नाम पर जोड़ते हैं, जो लोग जात के नाम पर, मणिपुर जातिवाद, अरुणाचल विश्वविद्यालय में ही आप देख लीजिए, आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पे जातिवाद नहीं कर सकते। अभी एक भाई ने ही शुरू किया था कि जातिवाद, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। तो जो लोग अपना कर्तव्य दिखलाते हैं जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो राष्ट्रवादी सरकार के द्वारा ही संभव है। इसलिए हम राष्ट्रवादी सरकार के पूर्ण समर्थन में हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए, पांचाली के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। यहाँ पर छात्रों के अपने अपने मुद्दे हैं। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में खड़े थे और हमने देखा कि छात्रों से शुरुआत बड़ी शांति के साथ शुरुआत हुई और ख़त्म होते होते जो छात्र है वो अपनी रेंज में आ गए। जिस तरह से मतलब एक जवान खून होता है, ये कह सकते हैं छात्रों का। और क्योंकि ये सब किसी न किसी छात्र राजनीति से जुड़ने की कोशिश में है या जुड़े हुए हैं, तो हालांकि यहाँ पर ये साथ साथ में पढ़ाई भी करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही है जिसने देश को बेहतर प्रधानमंत्री और बेहतर मुख्यमंत्री दिए हैं, जिन्होंने देश को चलाया है। और ये छात्र हैं, ये भी भविष्य हैं, तो इनकी बात जो है वो बेहद ज़रूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि इनकी सरकार, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, वो सुनते हैं तो इनकी बात को कितना मानते हैं या इनकी बात को कितना मान रखते हैं और इनकी बात कितनी ज़रूरी समझते हैं। फिलहाल ये जो चुनावी पड़ताल थी, इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग थे और यहाँ पर जितनी सारी बातें हुई वो बेहद महत्वपूर्ण तो ही हैं। और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कायदे से समझने का मौका मिला। हर स्टूडेंट्स ने अपनी बात रखी और अलग अलग जो पूरे देश के हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुद्दे हों या देशव्यापी मुद्दे हों, उन सब पर अपनी बातों को बेहद कायदे से रखा। फिलहाल चुनावी पड़ताल के अगले हिस्से में हम आपको जल्दी मिलेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रविशंकर के साथ गौरव।